CUET PG पॉलिटिकल साइंस 2026 में 300 में से 282 नंबर लेकर आए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आयुष, जो कि मैनपुरी ज़िले से हैं, यूपी के। आज इनकी पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। एकदम अनफिल्टर्ड ये इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें हम आयुष से बात करेंगे कि वो किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रिपरेशन को शुरू किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पर बहुत सारे डिबेट्स वगैरह में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारी चीज़ों में ये एक्टिव रहे हैं। तो इनसे इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि भाई किस तरीके का माहौल होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में और किस तरीके से इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया। एंड में क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी इन्होंने यूज़ की, जो कि ना ही सिर्फ CUET PG के बच्चों को हेल्प करने वाले हैं, बल्कि इनका जो ये एक्सपीरियंस है, जो भी बच्चे कोई भी MCQ ओरिएंटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए आज का ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड इंटरव्यू आज टॉकिंग पॉलिटी आपके लिए लेकर आया है, जहाँ पे हम आयुष से उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। तो आयुष, बताइए अपने बारे में सबसे पहले कि आपने अपनी पढ़ाई किस तरीके से शुरू की। सबसे पहले ये बताइए कि जो है आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, 12th तक की पढ़ाई आपने कहाँ से की है, कैसे की है, और उसके बाद की जर्नी कैसी रही है, DU तक का सफ़र। और फिर हम आपसे जानेंगे कि कैसे आप CUET की तरफ जो है MA पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आपने शुरू की। थैंक यू मैम। मूलतः मैं मैनपुरी ज़िले से हूँ। वहाँ पे ही मेरी शुरुआती शिक्षा जो थी क्लास 12 तक की मैंने मैनपुरी ज़िले से ही की थी। 12th क्लास तक मेरे पास PCM था। उसके बाद मैं IIT मद्रास से एक एग्ज़ाम करवाता था, HSEE, जो कि इंटीग्रेटेड MA कोर्स था डेवलपमेंटल स्टडीज़ में। उसकी मैंने प्रिपरेशन की 12th के बाद, बट उसमें मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें मेरे Year 10 आई थी EWS कैटेगरी में, बट उसमें 6 ही सीट थी, तो मैं वेटिंग लिस्ट में रह गया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के PGDV इवनिंग कॉलेज में एडमिशन लिया BA प्रोग्राम में, जिसमें मेरे पास हिंदी प्लस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था। यस मैम। तो आयुष, आप ये बताइए कि आपने जो है, आपने कहा कि आपने PCM से आपने जो है 12th तक की पढ़ाई की और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू की। तो आपने पहले भी बताया है कि आप सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करते हैं, तो क्या ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने ये डिसाइड कर लिया था कि आप मास्टर्स करेंगे और MA एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे? नो मैम, ऐसा नहीं था। पहले तो मैं मास्टर्स की तरफ मेरा कोई प्लान नहीं था। अगर मेरे फ्रेंड सर्कल भी DU में था, वो लोग भी मास्टर्स की बात करते थे, तो मैं उल्टा उनसे भी बोल देता था कि अभी मास्टर की तरफ फोकस नहीं है। मेरा फोकस मेनली सिविल सर्विसेज की तरफ ही था। बट जब 1 साल मैंने ऑप्शनल की प्रिपरेशन वगैरह कर ली, मेरा मोस्टली कोचिंग वगैरह कंप्लीट होने लगा, तो अब मेरे पास टाइम बच सकता था। मुझे सिर्फ सिविल सर्विसेज के रिवीजन के लिए टाइम देना था, मुझे कोचिंग वगैरह नहीं करना था। मैं कॉलेज एक दिन गया था माइग्रेशन वगैरह के लिए, तो जो मेरे प्रोफेसर थे जिन्होंने मुझे पॉलिटिकल साइंस कॉलेज में पढ़ाया था, उन्होंने भी मुझसे इस टॉपिक पर बात करी थी कि UPSC के लिए आप जा तो रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी आप क्या करोगे अगर बाई चांस उसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सर ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया था। फिर इस वजह से मैंने CUET PG दिया। लास्ट ईयर भी दिया था मैंने ऑप्शनल के साथ ही, बट मेरा सिलेबस उतना कंप्लीट नहीं हो पाया था। मैं गया एग्ज़ाम देने, तो मेरा अराउंड 185 मार्क्स आया था, जिससे मुझे BHU मिल रहा था EWS कैटेगरी में। लेकिन मुझे BHU वगैरह भी जाना नहीं था, क्योंकि मेरा कोचिंग भी दिल्ली में चल रहा था। तो इस वजह से मैंने इस साल फिर से ट्राई किया था, तो इस बार मेरा स्कोर 282 रहा है। तो आयुष का ये कहना है कि ये पहले मास्टर्स करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जब ये ग्रेजुएशन के दौरान इनके टीचर्स और प्रोफेसर्स ने इनको बताया कि भाई UPSC बहुत अनसर्टेन है और ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ये मास्टर्स भी करेंगे, ताकि साथ में एक और स्कोप ओपन अप हो जाए और ये पूरी तरीके से UPSC पे डिपेंडेंट ना रहें। इस वजह से इन्होंने मास्टर्स करने का प्लान किया। चलिए, अब आपने प्लान तो कर लिया, लेकिन CUET PG करके जो एग्ज़ाम होता है, जिससे आपको MA करने के लिए इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ से MA करने का मौका मिलता है, तो आपने कब इसकी प्रिपरेशन शुरू की, कैसे शुरू की? पूछने से पहले पूछूंगी कि कब शुरू की, कब ये रियलाइज़ किया कि भाई अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? मैम, मैंने CUET PG के लिए ऐसा कोई अलग से तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल चल रहा था। सुब्रा मैम से मैंने ऑप्शनल किया है, तो पहले मेरा यही था कि ऑप्शनल की तैयारी से ही मेरा CUET PG हो जाएगा। बट CUET PG थोड़ा ज़्यादा फैक्चुअल पेपर आता है, तो लास्ट ईयर मेरा उस वजह से उतना अच्छा एग्ज़ाम नहीं गया था। उसके बाद इस 2026 वाले CUET PG में मैंने स्टार्टिंग CUET PG के लिए ही नहीं किया था, पूरा ड्रॉप लेके मैं पढ़ UPSC के लिए ही रहा था। लेकिन एग्ज़ाम से लगभग 40-45 डेज़ पहले से मैंने मॉक वगैरह पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी मुझे फ्री रिसोर्सेज मिल रहे थे यूट्यूब पर, या कोई भी जैसे लाइक टॉकिंग पॉलिटी पे 5 मॉक टेस्ट फ्री थे, पीयूष सर का 1 टॉपिक 100 क्वेश्चंस था, मालवी एकेडमी पे जो मैराथन्स वगैरह सेशंस थे,
एजू सीकर सर की ई बुक वगैरह थी, तो जो भी फ्री रिसोर्सेज था, क्योंकि मैंने किसी का पेड कोर्स वगैरह बैच नहीं लिया था, क्योंकि उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो टीचर पढ़ाएगा मैं सिर्फ वो पढ़ सकता हूँ। अगर मैं फ्री रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हूँ तो जो मुझे पढ़ना है मैं उस हिसाब से टाइम स्पेंड करके वो पढ़ सकता हूँ। तो बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे आयुष ने कि उन्होंने कहीं पे भी पेड कोर्स नहीं लिया था, ये कहीं के भी पेड स्टूडेंट नहीं है। जो भी बच्चे अब ये और भी बड़े लेवल पे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे तो इनको इतना समझ में आ गया था, और एक बार CUET PG का एग्ज़ाम भी दे चुके थे, तो इस साल इनको ये समझ में आ गया था कि अब इनको कहीं पर भी पेड इनरोल होने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको पता है कि क्या पढ़ना है, तो जो भी फ्री रिसोर्सेज इनको मिल रहे थे टॉप कोचिंग सेंटर्स के, ये उसको यूटिलाइज़ करके और अपना खुद से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। सही बात है। अब देखिए, अब आप ये बताइए कि भाई हमने आपको कैसे जाना, हमने आपको कैसे डिस्कवर किया। तो मुझे पीयूष सर जो है, जो 1 टॉपिक 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ रन करा रहे थे, पीयूष सर के बारे में एक बार फिर से बता दूं कि पीयूष सर जो हैं इन्होंने भी ये जो MA एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे स्कोर के साथ क्रैक किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाइड है, और बिहार में अलग अलग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पेपर्स वगैरह ये डिज़ाइन कर चुके हैं। जब ये ग्रेजुएशन में थे उसी दौरान ये अपने क्विज़ बैचेस चलाया करते थे, फ्री क्विज़ बैचेस, जहाँ पे ये खुद से क्वेश्चंस डिज़ाइन करते थे पॉलिटिकल साइंस के, और वहाँ से बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग एग्जाम्स क्रैक किए, जैसे PGT वगैरह का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर तक का एग्जाम भी बहुत लोगों ने क्रैक किया। तो ये क्वेश्चंस में काफ़ी एक्सपर्ट थे। तो हमने इनको इनवाइट किया टॉकिंग पॉलिटी पे कि आकर के आप CUET PG 2026 के बच्चों को जो है आप क्वेश्चंस उनके लिए डिज़ाइन करिए। और इन्होंने टॉकिंग पॉलिटी पे 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन करके एक सीरीज़ स्टार्ट किया, जहाँ पे CUET के सिलेबस के हर एक टॉपिक के ऊपर PYQ और सिलेबस ओरिएंटेड हर टॉपिक पे 100 सवाल इन्होंने डिज़ाइन किया साइंटिफिकली, और फिर वो सीरीज़ इन्होंने फ्री में रन कराया, जहाँ से बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से रिवीजन कर पाए और उनका स्कोर बहुत बूस्ट हुआ। उसी दौरान सर जो है आयुष से मिलते हैं, आयुष से ऑनलाइन बात शुरू होती है। आयुष इनकी 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन की क्लासेस लगातार देख रहे थे, और आयुष आपने शेयर किया कि आप नोट्स वगैरह भी बनाते थे। ये सर का सारा टॉपिक जो है क्वेश्चंस वगैरह देख करके नोट्स खुद से बनाते थे। इन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी शेयर किया है, और इन्होंने बताया कि इनका स्कोर काफ़ी बूस्ट हुआ वो चीज़ देखने के बाद। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपको हेल्प मिला। और सबसे पहले ये बताइए कि ये एक नए एजुकेटर थे, हम लोग बैकएंड में जानते हैं कि ये कितने सालों से इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे तो एक नए एजुकेटर हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी तरीके से अलग अलग एजुकेटर्स को देखते हैं। तो कन्फ्यूज़न होती है कि भाई कैसे विश्वास करें कि इस आदमी को हम जो है पूरे डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करेंगे। वो आपके मन में कैसे आपको लगा कि इनको फॉलो करना चाहिए, नोट्स तक आपने बनाया, वो कैसे कॉन्फिडेंस आया आपके अंदर? मैम एक्चुअली नोट्स मेरे पास पहले से भी रेडी थे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी दिया था। बट मैंने पीयूष सर को जब यूट्यूब पर देखा तो रिवीजन करने के लिए हमको यूनिट वाइज रिवीजन करना ज़रूरी होता है। हर एक टॉपिक पे हमको अपनी पकड़ बनानी होती है। वो अलग बात है, अगर हम मिक्स क्विज वगैरह करते हैं तो हमको उसका बेनिफिट नो डाउट मिलता है, लेकिन अगर सेक्शनल टेस्ट या यूनिट वाइज हम लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं तो उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो सर का था टॉपिक वाइज, अब टॉपिक वाइज हर टॉपिक पे 100 क्वेश्चन मिल रहे थे। ऐसा नहीं था कि मुझे वो बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन उसमें भी कुछ नया मिल रहा था, तो वो चीज़ मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन करता हुआ जा रहा था। और बाकी मेरा स्कोर थोड़ा कम भी था, तो मैं पीयूष सर को फरवरी में ही मैसेज किया था मैं कि सर मेरा लास्ट ईयर 185 स्कोर था और मैं अभी मॉक दे रहा हूँ, लेकिन मेरा स्कोर 195 प्लस हो ही नहीं रहा है अभी भी। तो पीयूष सर ने उस बारे में भी मेरी काफ़ी हेल्प करी थी। तो मेरा पीयूष सर से मैं काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ। उसके अलावा सर की जो सफलता एक्सप्रेस थी वो भी, उसके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, तो ये सब काफ़ी हेल्प मिला। इसके अलावा मैंने AI वगैरह का काफ़ी यूज़ किया है। जो भी चीज़ मुझे लगती थी नहीं समझ में आ रही है, मैं उसको गूगल जेमिनी वगैरह करता था। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल्स ने मेरी नो डाउट बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये अच्छी चीज़ थी कि मैं काफ़ी अच्छे टेलीग्राम चैनल्स में ज्वाइन हुआ, जिसमें डेली लगभग 60 क्वेश्चंस की क्विज आती थी, तो उससे एक रिवीजन बहुत अच्छा होता था। एक चीज़ मैंने अलग ये की थी, जैसे मान लीजिए कुछ चैनल थे टेलीग्राम पर, उसमें क्विज वगैरह पहले से भी हो रखी थी, तो मैं क्या करता था, सर्च में टेलीग्राम के सर्च में जाके कीवर्ड लिख देता था। अगर मुझे प्लाटो के क्वेश्चंस देखने हैं तो मैंने सर्च में सिर्फ प्लाटो लिखा, तो उसमें जितने भी प्लाटो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे आ जाते थे। उससे क्या होता था, मेरा एक माइंड डेवलप हो रहा था कि इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं CUET PG एग्जाम में। बहुत अच्छी बातें यहाँ पे आयुष ने शेयर की। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि पहले से तैयारी कर रखी थी और इनकी क्लासेस देख के वो नोट्स में ऐड ऑन करते जा रहे थे, जिससे बूस्ट मिला। उसके बाद इन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि AI का इन्होंने यूज़ किया, कि मतलब गूगल जेमिनी और ChatGPT वगैरह का यूज़ करके ये और मतलब शॉर्ट में
और डेप्थ इन्फॉर्मेशन के लिए या जिस भी तरीके से एआई का इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया। तो ये बातें आप नोट कर लीजिए। बहुत से बच्चे अभी भी डाउटफुल हैं कि एआई का यूज़ करें कि नहीं। तो आप देखिए जितने टॉपर्स इंटरव्यू दे रहे हैं, हर कोई बोल रहा है कि भाई वो उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया सपोर्ट देने के लिए, चीज़ों को एम्पलीफाई करने के लिए। तो ये बात यहाँ पे इनसे हमने सीखी। दूसरी बात, टेलीग्राम पे आयुष काफ़ी एक्टिव रहे और वहाँ पे अलग अलग चैनल्स से इन्होंने क्विज़ वगैरह प्रैक्टिस किया। तो यहाँ से हमको ये सीखने को मिलता है कि आयुष जो हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यूज़ करके पहले तो खुद डेडिकेटेड तरीके से अच्छे से इन्होंने पढ़ाई किया और उसके बाद जो भी अच्छे रिसोर्सेज मिले उसको अच्छे से यूज़ करते हुए, और पीयूष सर जो है उनका गाइडेंस मिला एंड में इन्होंने। सर आपने एक आयुष क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि भाई कैसे, मतलब एक नए टीचर को, कोई बच्चा 10 नए टीचर्स को देख रहा है तो कैसे विश्वास हो कि भाई आप पीयूष सर की क्लास देख रहे हैं, आपको तो इनका बैकग्राउंड पता नहीं, तो आपको कैसे लगा कि भाई नहीं हम इन्हीं को डेडिकेटेड तरीके से रिवीजन के लिए फॉलो करेंगे? ये आपने नहीं बताया। मैम जैसे कि मैंने बताया, मैं ड्यू सर्किट में भी क्विजिंग में काफ़ी एक्टिव रहता था, क्विज सर्किट में। तो पीयूष सर भी जैसे क्वेश्चंस को, पीयूष सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मेरे अंदर भी थोड़ा इस टाइप का एक्सपीरियंस है कि मैं क्वेश्चन देख के समझ जाता हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता है। सर ने जब यूट्यूब पे जो सीरीज़ लेके आए तो मैंने पहले 1-2 टॉपिक वाइज देखा मैंने क्वेश्चन, और मुझे ऐसा लग रहा था कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और नो डाउट सर के बैच से लगभग 65+ क्वेश्चन डायरेक्ट आए भी थे इसमें। तो अब हम पीयूष सर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको किस तरीके का एक्सपीरियंस उनका रहा आयुष के साथ, क्योंकि जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा सर, उससे बच्चों को ये जानने को मिलेगा कि इसी के जैसे और भी बच्चे होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि 195 से कम आ रहा था, लेकिन बाद में फिर क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करने लगे और फिर स्कोर बूस्ट हुआ। तो सर से ये जानना चाहेंगे कि आप इनसे तब से जुड़े हैं जब इनका 195 कम मार्क्स आया, आपने टेक्स्ट किया, तो वो पूरी जर्नी बताइए कि जो आपने देखा कि इस बच्चे का 195 से आज 283 नंबर ये लेकर के आया है। तो इस जर्नी में सर आप क्या बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे, जो चेंज आपने आयुष के अंदर देखा? सबसे तो पहले मैम थैंक यू। और आयुष केवल एक स्टूडेंट नहीं है, ये कई सारे, मुझे भी इसने बहुत कुछ सिखाया भी है। मतलब मैं इनको गाइड किया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। सबसे बड़ी बात है आयुष की कि आयुष का कभी भी टेस्ट सीरीज में आयुष टॉपर नहीं रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आयुष किसी भी टेस्ट सीरीज में टॉपर नहीं रहे हैं। और मैं जो चीज़ चाहता हूँ बच्चों से निकलवाने के लिए, वो आयुष ने निकाला और आयुष ने दे दिया। आयुष का जब रिजल्ट आया था, जब नंबर आया था मैम, कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था कि 282 मार्क्स इसके आए हुए हैं। लेकिन रियली बता रहे हैं, इस लड़के का कॉपी देख और इसका डेडिकेशन देख के मुझे पता था कि लड़के का 100% आया होगा, है ना। तो आयुष का सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि आयुष डेली टेस्ट लगाते थे और टेस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन को पढ़ते थे और सोचते थे कि आखिर ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं। क्योंकि टेस्ट लगाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 10 टेस्ट लगा लिए अलग अलग कोचिंग्स के, अच्छे टेस्ट लगाने बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मैं कुछ कोचिंग का हम देखता हूँ, वहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो वैसे टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उतने हार्ड पेपर आते ही नहीं है। तो आप उस लेवल का तैयारी करो जो रिसोर्स ओरिएंटेड, मतलब सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनाए गए हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आयुष का अगर सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे कोई पूछेगा तो आयुष का सबसे बेहतरीन चीज़ है कम बैक करना। क्योंकि जिस टेक्निक की मैं बार बार बात करता हूँ कि नॉलेज प्लस टेक्निक काम आता है। टेक्निक क्या होता है, एग्जाम हॉल में कैसे बैठना है, क्वेश्चन अगर हार्ड आते हैं उसको कैसे टेकल करना है, ये सब काम आयुष ने किया है, जिसका रिजल्ट है इसका 282 नंबर आया है। अदरवाइज अगर कोई कहे कि केवल नॉलेज के बेस पर आयुष का इतना नंबर आया तो मैं नहीं बिलीव कर सकता हूँ। आयुष ने नॉलेज प्लस टेक्निक का यूज़ किया है, तब जाकर आयुष का इतना नंबर आया। आयुष का जितना सवाल गलती होता था आयुष ने उस पर काम किया है। और जितने भी क्वेश्चन टॉकिंग पॉलिटिक्स डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं, मैं जाकर आयुष का सारा क्वेश्चन मैं चेक भी किया हूँ। आयुष ने मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैंने आयुष को बहुत सारे क्वेश्चन भेजे भी थे, आयुष ने उसमें पूरा अच्छे से टेकल किया है, जिसके कारण आयुष नहीं, कई सारे बच्चे हैं जो 250+ स्कोर किए हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरा कंट्रीब्यूशन आयुष की लाइफ में बस 20% है। अगर आयुष मेहनत नहीं करते तो आयुष यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और कोई भी छात्र है, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो टीचर आपके लिए कुछ भी कर ले, कुछ ज़्यादा सब मिलने वाला आपको है नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मैं आयुष से चाहूँगा आने वाले समय में आयुष मैं टेक्निक पे बात करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से धैर्य के साथ आयुष ने भरोसा किया हमारे ऊपर, है ना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक टीचर होने के नाते मैं होली के दिन में बच्चों को पढ़ाया हूँ, तो मुझे पता है कि एक टीचर कितना पढ़ाता है, मेहनत करता है। और आयुष का रिजल्ट देख के मैं काफ़ी लिटरली अंदर से काफ़ी मैं खुश हूँ। और आयुष का जो क्वेश्चन टेकल करने का जो तरीका था ना, उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, क्योंकि इसने जो कमबैक किया है ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। कम बैक करना, इतना अच्छा स्कोर लाना नॉर्मल नहीं है। तो मैं आयुष को फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मैं चाहता हूँ आयुष एक सिविल सर्वेंट लायक है तो आगे बने। बाकी शुभकामनाएं आयुष जी। थैंक यू सर। एक चीज़ मैम मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ, जो भी नए बच्चे देख रहे होंगे या जो भी 2027 में CUT PG देने वाले होंगे, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों को मॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट ईयर जो गलती मैंने किया था वो आप लोग ना करें, क्योंकि बिना मॉक्स के आप
वहाँ पे प्रैक्टिस भी ना किए जाएंगे तो उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाएगा। लास्ट ईयर मैंने गलती ये क्या किया था, मैंने पहले राउंड में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने आंसर सही मार्क किया था, लेकिन अंदर से वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैंने दोबारा जब चेक किए मैंने अपने आंसर्स चेंज कर दिए, तो वो मेरे बाद में गलती हो गई। इस बार मैंने लगभग, अगर मैं टोटल टेलीग्राम के क्विजेस और ये सब ऐड ऑन करूँ तो लगभग 80 to 90 मॉक्स मैंने आराम से दिए होंगे, तो जिसका मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। मॉक्स भी मैं इस तरीके से नहीं देता था कि सिर्फ मैंने पेपर अटैम्प्ट कर दिया और मैंने बंद करके रख दिया, नहीं। अगर जो मेरे गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं और सही क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसको मैं अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेता था। उसके अलावा मैंने एक चीज़ ये की थी, अगर मैं मॉक दे रहा हूँ तो मेरे पास कॉपी रखी हुई है, कॉपी में मैं 3 पोर्शन बना लेता था। एक में लिखता था गैस, एक में लिखता था इनकरेक्ट और तीसरे लिखता था कितने मुझे लीव करने हैं क्वेश्चंस। तो उससे मैं एक रेशियो लेके चल रहा था। मैं ये सोचा था कि मुझे 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस लीव नहीं करने हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है अगर मेल कैंडिडेट है तो JNU में आप बिल्कुल सेफ रह के एडमिशन पाना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि आपको डेप्रीवेशन पॉइंट उतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे। और दूसरा है कि आप बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप 100% श्योर हो कि आपका इतना स्कोर आ ही जाएगा, तो आपको रिस्क फैक्टर थोड़ा लेके चलना पड़ेगा। तो मैं ये पहले से सोचे हुआ था कि 5 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे लीव नहीं करने हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर मैं लीव करूँगा तो मैं ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट से पीछे आ रहा हूँ। और गैस अगर मैं कर सकता हूँ तो 8 क्वेश्चन से ज़्यादा मुझे गैस नहीं करने हैं। ये रेशियो मैं लेके चल रहा था कि अगर लीव मैं कम कर रहा हूँ तो मैं गैस वाले थोड़े बढ़ा सकता हूँ क्वेश्चन। तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस करना है कि आप स्टार्टिंग से ही इतना एवरेज लेके चलें कि आप 240 से 250 नंबर तक पहुंच जाएं। वो एक अलग बात है कि अगर पेपर टफ आ जाएगा तो आप उस हिसाब से टैकल करना है, लेकिन स्टार्टिंग से आपको इतना लेके चलना पड़ेगा। तो मतलब एग्जाम में आपने बस 5 क्वेश्चन लीव किया था? नो मैम, ऐसा नहीं था। मुझे एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन लास्ट ईयर एग्ज़ाम क्लियर ना होने का एक अंदर से डर भी था, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है तो ये समझ में नहीं आता कि हमारा कौन सा सही होगा। इस बार रिसेप्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी आ गए थे, तो मुझे ये भी डर था कि हो सकता है मैंने जो लगाया हो NTA उसका एक्सप्लेनेशन सही ना माने, तो मैं उस हिसाब से नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा करना नहीं चाह रहा था। मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जो मेरा गलत हुआ था और जो मुझे नहीं भी आ रहा था। बाकी अगर मैं 74 क्वेश्चन करता, अब ये बोलना थोड़ा ऐसा लगेगा कि मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन 74 क्वेश्चन मुझे आते थे, लेकिन 100% श्योर ना होने के कारण मैं ये भी डर रहा था कि नेगेटिव मार्किंग अगर ज़्यादा होगी तो हो सकता है इस बार भी JNU मुझे ना मिले। तो इस वजह से मैंने 73 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 71 क्वेश्चन मेरे सही हैं। बहुत बढ़िया। और आपने जो कहा कि आप नोट्स बनाते थे, तो क्या आप 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन का भी आपने नोट्स बनाया है? जो सवाल जो सर ने कराया था उसमें से? यस मैम, जैसे अगर सर ने 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन हॉब्स का करा रहे हैं तो हॉब्स का जैसे मैं सुब्रा रंजन मैम से पढ़ चुका हूँ, तो मैंने उसके शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए हैं। अगर सर ने उसमें फैक्चुअल, क्योंकि NTA फैक्चुअल पेपर बनाएगा और सर क्वेश्चन बना रहे हैं तो सर फैक्चुअल डेटा भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। ऑप्शनल इतना फैक्चुअल नहीं होता है। सर ने अगर उसमें कुछ ऐसा डेटा प्रोवाइड किया है जो मुझे लग रहा है एग्जाम में आ सकता है, तो वो मेरे लिए बेनिफिट है। मैंने उसको ऐड ऑन उसी नोट्स में साइड में कर लिया था। बहुत अच्छी टेक्निक बता रहे हैं यहाँ पे आयुष। अब 2 बच्चे होंगे, एक बच्चा होगा जो इनका 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन देख करके एक एक क्वेश्चन लिखेगा, एक स्मार्ट बच्चा होगा जो आयुष की तरह होगा, जो अपने जो भी अभी तक के नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं उनको देखेगा, उसको वो पढ़ रखा है। अब इनका 1 टॉपिक 100 क्वेश्चन देखते वक्त जो भी उसको लगेगा कि ये नया डेटा है और लगेगा कि एग्जाम में आ सकता है, वो उसको शॉर्ट में नोट कर लेगा और एग्जाम से पहले रिवाइज करेगा। बहुत अच्छी टेक्निक जो कि आपको नॉर्मल जो है नंबर से एपेक्स तक लेके जा सकती है। तो ये आप सभी याद रखें। इससे हमको ये पता चलता है कि पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन टॉपर का स्ट्रैटेजी जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जो है आपको हार्डवर्क करना है, लेकिन हार्डवर्क के साथ साथ स्टडी प्लस सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन में, ये 3 चीज़ें जब मिलती हैं तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट से एक टॉपर स्टूडेंट बन जाते हैं। अब इसी के साथ टॉकिंग पॉलिटी का जो एम है वो हम आप सभी को बता दें कि हम जो है जो इस तरीके के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उसके पीछे का कारण यही है कि हम चाहते हैं, देखो मैं भी एक टाइम पे एक ऐसी स्टूडेंट थी जो गांव में बैठ करके तैयारी कर रही थी MA एंट्रेंस की, और नहीं पता था कि भाई मैं बैठ करके लक्ष्मीकांत की जो किताब है वो पूरा उसको पढ़ती थी, नोट्स बनाती थी, OP गाबा एंड अदर बुक्स, नहीं पता था कि सही स्ट्रैटेजी क्या है। अब उस दौरान अगर कोई टॉपर आकर के बोले कि मैंने तो बहुत और मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, सच्चाई ना बताए कि भाई ये फैक्चुअल एग्जाम
एग्जाम है, तुमको बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और खूब सवाल लगाना है। इस तरीके का गाइडेंस नहीं था। तो मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम गाइडेंस डिप्राइव्ड रहे हैं, आप ना रहें, और आपको हम जिन टॉपर्स से मिलवाएं, फेक बातें ना बताएं, झूठ मूठ की बातें ना बताएं कि हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, ये किया है, वो किया है। एकदम रियल, रॉ, अनफिल्टर्ड बातें आप सभी तक पहुँचे, ताकि जो बच्चे भरोसा कर रहे हैं टॉकिंग पॉलिटी पे, उन तक हम सही चीज़ पहुँचा सकें। बस इसी उम्मीद के साथ, और वापस से फिर यही बात मैं रिपीट करना चाहूँगी जो मैं अपने लगभग अभी तक जितने इंटरव्यूज़ किए हैं उसमें सही यही बात आगे जो रिलीज़ होंगे, जो आप देखेंगे, कि भाई हमारा जो सपना है वो तब पूरा होगा। आयुष जो है वो एक वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हैं, इनके पास सारी सुख सुविधाएं थी। सुख सुविधाएं का मतलब क्या? स्टूडेंट की सुख सुविधा क्या होती है? सही गाइडेंस, सही किताबें मौजूद हैं, तो वो सुख सुविधा में जी रहा है। इनके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी और तब ये जाकर के ये टॉपर बने हैं। लेकिन टॉकिंग पॉलिटी का एम तब पूरा होगा जब किसी दूर दराज के गाँव देहात का डिप्राइव्ड बच्चा, जिसकी उंगली पकड़ के शुरू से हम एक मजबूत बच्चा बनाए, सही डायरेक्शन में चल रहा बच्चा बनाए, जब ये सपना हमारा पूरा होगा ना, जब उस तरीके के बच्चों को हम टॉपर बना के यहाँ बैठ के इंटरव्यू करेंगे, उस दिन हम कहेंगे कि टॉकिंग पॉलिटी ने कुछ अचीव किया है। और हमारे आयुष तो ऑलरेडी ये उस माइंडसेट से थे। इनके जर्नी में हमारा वही 15-20% का भी शायद कंट्रीब्यूशन हो कि भाई इनको हमने बस एक डायरेक्शन में मोल्ड कर दिया, अदरवाइज ये ऑलरेडी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे। तो इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन वो बच्चा हमारे साथ बैठा होगा जिसको सच में हमारी ज़रूरत है, टॉपर बन के बैठा होगा, इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और आयुष को उनके भविष्य के लिए खूब सारी शुभकामनाएं देते हैं कि जाइए। थैंक यू मैम। हाँ। थैंक यू सर। और ऐसे ही आप भी इस जर्नी को आगे बढ़ाइएगा, जहाँ पे भी जाइएगा वहाँ पे लूप होल्स फाइंड आउट करके कुछ नया इनिशिएटिव लेने की कोशिश करिएगा। इसी के साथ हम सबकी पूरी टॉकिंग पॉलिटी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम मिलते हैं अब अगले वीडियो में आप सभी के साथ, किसी और बच्चे के साथ, किसी और इंटरव्यू के साथ, या फिर पॉलिटिकल साइंस के किसी नए कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।